नमस्कार। इतिहास में कुछ तारीखें और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है युद्ध की, जबरदस्त रणनीति की और बेमिसाल साहस की। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ 13 दिनों के अंदर एक देश को तोड़ दिया और एक नए देश को जन्म दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। तो चलिए कहानी के सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि कोई जंग सिर्फ 13 दिन में खत्म हो जाए, और वो भी ऐसे अंजाम के साथ जहां दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर देखा हो। आइए उन वजहों और उस रणनीति की परतों को खोलते हैं जिसने इस अविश्वसनीय नतीजे को हकीकत में बदल दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 93,000। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की वो संख्या है जिन्होंने एक साथ हथियार डाल दिए थे। सोचिए, ऐसा आधुनिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ये नंबर अपने आप में इस युद्ध के नतीजे की पूरी कहानी बयां करता है। देखिए, हर बड़े तूफान की शुरुआत कहीं न कहीं एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इस युद्ध की कहानी भी गोलियों या बमों से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए वादे से शुरू हुई थी। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि कैसे एक लोकतांत्रिक चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार करने की जिद ने इतिहास के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक को जन्म दे दिया। तो हुआ ये कि 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को जबरदस्त बहुमत दिया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे सैन्य शासकों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने इस जनादेश को कुचलने का फैसला किया, और फिर आई 25 मार्च 1971 की वो भयानक रात, जब ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये अपने ही लोगों पर एक वहशी हमला था। बुद्धिजीवियों, छात्रों और आम लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। एक ऐसा डर का माहौल बना दिया गया कि लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अब तक जो पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला था, वो बहुत जल्द भारत के दरवाजे पर एक मानवीय सुनामी की तरह दस्तक देने वाला था। ये एक ऐसा संकट था जिसने भारत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। जरा सोचकर देखिए, कुछ ही महीनों के अंदर 1 करोड़ लोग डरे हुए, भूखे और बेघर सरहद पार करके आपके देश में आ जाएं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये 1971 में भारत की हकीकत थी। शरणार्थियों का ये सैलाब भारत के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया था। अब ये सिर्फ किसी पड़ोसी देश का मामला नहीं रह गया था, ये सीधे सीधे भारत की अपनी स्थिरता और सुरक्षा का सवाल बन चुका था। भारत ने महीनों तक इस मसले को शांति से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने भारत के कई एयरबेस पर एक साथ हवाई हमला कर दिया। उन्हें लगा कि वो भारत को चौंका देंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इस हमले ने भारत को वो वजह दे दी जिसका उसे इंतजार था, और इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। पाकिस्तान के हमले के बाद अब बारी थी भारत के जवाब की, लेकिन यह कोई साधारण जवाब नहीं होने वाला था। भारत ने एक ऐसी जबरदस्त मिलिट्री प्लानिंग की जो इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाली थी। एक ऐसी रणनीति जिसका आधार था रफ्तार, बेहतरीन तालमेल और एक बिल्कुल साफ मकसद, ढाका पर जल्द से जल्द कब्जा करना। ये एक 3 तरफा हमला था जिसे एक सुर में अंजाम दिया गया। पहला कदम, आसमान पर पूरी तरह से कंट्रोल करना। भारतीय वायुसेना ने कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी एयरफोर्स को लगभग खत्म कर दिया। दूसरा कदम, समंदर से घेराबंदी। इंडियन नेवी ने बंगाल की खाड़ी को सील कर दिया ताकि पाकिस्तान को समंदर के रास्ते कोई मदद ना मिल सके और न ही वो भाग सके। और तीसरा और सबसे निर्णायक कदम था जमीन पर हमला। भारतीय सेना ने ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की तेजी से हमला करने की रणनीति अपनाई। वो दुश्मन के मजबूत किलों में उलझने के बजाय उन्हें बाईपास करके सीधा ढाका की तरफ बढ़ रही थी। और यहीं पर युद्ध का पूरा गणित बदल गया। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलतफहमी में था। उनकी मिलिट्री की थियोरी थी कि पूर्व की रक्षा पश्चिम में है, मतलब वो पश्चिम में हमला करके भारत को इतना उलझा देंगे कि पूर्व में भारत कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन भारत का फोकस लेजर की तरह बिल्कुल साफ था। उनका सिर्फ एक मकसद था, जितनी जल्दी हो सके ढाका पहुंचना, पाकिस्तानी फौज को सरेंडर के लिए मजबूर करना और बांग्लादेश के जन्म को मुमकिन बनाना। अब भारत की ये बिजली की रफ्तार वाली रणनीति अपना असर दिखा रही थी। हर बीतते दिन के साथ ढाका के चारों ओर पाकिस्तानी सेना का घेरा कसता जा रहा था।
दुनिया अब एक ऐसे ऐतिहासिक पल की गवाह बनने वाली थी जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ 13 दिन। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ और 16 दिसंबर आते आते सब कुछ खत्म हो चुका था। यही रफ्तार भारतीय रणनीति की सबसे बड़ी कामयाबी थी और इसी ने इसे मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे शानदार जीतों में से एक बना दिया। ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। पाकिस्तानी जनरल नियाजी के लिए हर दरवाजा बंद था। आसमान पर भारत का कब्जा, समंदर पर भारत का पहरा और जमीन पर भारतीय सेना का शिकंजा। उनकी फौज थक चुकी थी, उसका मनोबल टूट चुका था और मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। अब लड़ाई का सवाल नहीं था, सवाल था जिंदा बचने का, और सरेंडर ही अकेला रास्ता बचा था। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजों पर दस्तखत किए। ये सिर्फ एक मिलिट्री सरेंडर नहीं था, ये एक देश के खत्म होने और एक नए देश के जन्म का ऐलान था जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण, ये आंकड़ा आज भी दुनिया के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। ये सिर्फ पाकिस्तान की एक बड़ी हार नहीं थी, बल्कि ये भारत की बेहतरीन रणनीति, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सबसे बढ़कर न्याय के लिए खड़े होने की एक नैतिक जीत थी। तो इस 13 दिन की जंग ने दक्षिण एशिया का भूगोल और उसका भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। एक नए आज़ाद देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में बंट गया और दक्षिण एशिया में ताकत का एक नया संतुलन बना, जिसमें भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा। 1971 का युद्ध हमें यही सिखाता है कि कैसे एक साफ नजरिया, हिम्मत भरी रणनीति और एक मजबूत लीडरशिप इतिहास का रुख मोड़ सकती है। ये सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये आज़ादी, इंसाफ और इंसानियत के लिए लड़ी गई एक जंग थी जिसकी गूंज आज भी दक्षिण एशिया में सुनाई देती है।